फैक्ट्रियां थी, चाहे बोफोर्स का तोप था, चाहे जो भी थे, हमारी ऑनेस्ट फैक्ट्रियां, उसमें दिन रात कर कर उस युद्ध के लिए हमने सामान बनाया। और भारी कंपनियों को, जो भारतीय कंपनियां थी, उनको हमने ऑर्डर भी करे सरकार ने। तो युद्ध खत्म होने के 6 महीने बाद उन्होंने हथियार दिए हमें। तो उस हथियार को क्या किया गया, गोदाम में डाल दिया गया और वहीं बड़े बड़े खराब हो गए, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। जिस जगह हम ब्रास इस्तेमाल करते हैं उस जगह वो फाइबर इस्तेमाल करते हैं। अभी पिनाका मिसाइल का काम चल रहा था। पिनाका मिसाइल की जो नली थी वो फट गई थी, वो किसी भारतीय कंपनी को दिया गया था। तो कंपनी ने उसमें मटेरियल जो लगाया, इतना हल्का मटेरियल लगाया, क्योंकि हमें सिखाया जाता, पढ़ाया जाता है कि आप क्वालिटी, क्वांटिटी और समय का विशेष ध्यान रखें। और भारतीय कंपनियां ये देखती है कहां से मेरा पैसा बच जाए। तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पे विचार किया जाना चाहिए। सरकार को लिखना चाहिए कि जो ऑनेस्ट फैक्ट्रियां 225 साल का जिनका इतिहास है इस देश में, 225 साल इन्होंने ऑनेस्ट फैक्ट्रियों में हथियार बनाए, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, अपना दिन रात कर कर हमारे मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाकर देश की रक्षा के लिए कार्य किया। तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हमारा डिफेंस एक्सपो का एक लखनऊ में कार्यक्रम था। जो डिफेंस के जितनी भी कंपनियां देश में काम कर रही हैं, वो अपने हथियार को वहां प्रदर्शनी लगी थी। तो मैंने देखा नाइकी कंपनी जो जूते बनाती है, वो भी अपने हथियार 2-4 कहीं से लिया और बैठ गई, कुछ नटबोल्ट लिया और लेकर बैठ गई। जो जूता बनाने वाला अगर जो हथियार बनाएगा तो वो देश को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सोचने का विषय है। क्योंकि देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। हम ट्रेड यूनियन की बातें करेंगे, अपने हक हकूक की भी बातें करेंगे, और देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी 41 ऑनेस्ट फैक्ट्रियां जो 7 कंपनियों में तब्दील कर 1 अक्टूबर 2021 को निगमीकरण परिवर्तन कर दिया गया, और उसी दिन से मजदूर जो संगठित क्षेत्र है बहुत सुरक्षित मजदूर माना जाता था। उस टाइम पे हमारी 70 से 80 हजार स्ट्रेंथ थी। देश में विभिन्न प्रांतों में, हमारे कोलकाता में 3-4 फैक्ट्रियां हैं, कोशीपुर, डमडम, ईशापुर, ऐसी करके देहरादून में 2 फैक्ट्रियां हैं, ऑनेस्ट फैक्ट्री, अपर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, चंडीगढ़ में है, कानपुर में 5 फैक्ट्रियां हैं, महाराष्ट्र में है, केरला में है, कर्नाटक में, सब हर प्रांत में हमारी फैक्ट्रियां हैं। तो उन्हें सबको एक कंपनी बनाकर निगमीकरण कर दिया गया, और उसमें जो मजदूर कार्य करता था, पहले जो हम हथियार बनाते थे उसका प्रॉफिट मजदूर को दिया जाता था, जिसे पीसवर्क बोलते थे। वो पीसवर्क भी बहुत कम कर दिया गया, 0 कर दिया गया, और कहीं जगह तो डे वर्कर कर दिया जाता है। डे वर्कर का मतलब होता है कि वो निकम्मा हो चुका। डे वर्कर होने का मतलब काम नहीं करता। तो उसके जो है आगे आने वाले भविष्य में भी खतरा रहता है कि कभी छटनी होने लगी तो उसे सबसे पहले बाहर किया जाएगा। अतिरिक्त कार्यों का भत्ता दिया जाता था, हर मजदूर को कम से कम 10 से 15 हजार रुपए ओटी बन जाया करता था। अब वो ओटी बन करके उसे जबरदस्ती उससे अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है, जिसे ऑफिस लीव बोलते हैं। मतलब उसने कार्य करा, दूसरे दिन 4 दिन 6 दिन बाद उसे 1 दिन का ऑफ दे दिया, 3 घंटे की छुट्टी दे दी। तो ये चीजें हैं। एक हमारा जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुआ करती थी, जैसे निगमीकरण का आदेश आया उसको हमारा जो है अनुकंपा आधार पर रोक लगा दी गई। सरकार से बातें हुई, लिखा भी गया, तो उसमें उनका स्पष्ट ये कहना था कि अभी हमारे पास ये है डिपार्टमेंट निगमीकरण हो गया है, लेकिन जो कामगार हैं उसमें कार्य करने वाले हैं वो भी सरकारी, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। तो उन्होंने भर्ती किस बेस पर करें, हम निगमीकरण के बेस पर करें या सरकारी के बेस पर करें, ये उन्होंने अपना लॉजिक डाला। अभी हमने फिर आगे लिखा तो अभी सरकार ने उनकी संख्या मांगी है कि क्या इसमें कितनी संख्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये डिमांड भी हमारी है जो हर मजदूर से जुड़ी है। दूसरा, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, निगमीकरण या प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है, कम से कम हम टीयूसीसी के प्लेटफॉर्म से उसमें लिखें कि निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए, ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसकी जो अपने नियम कायदे कानून में बंधा होता है उसकी एनुअल रिपोर्ट भी बनती है, जिसे एपीआर बोलते हैं। और जो प्राइवेटाइजेशन में उसकी कोई गारंटी नहीं होती, आज यहाँ है कल वहां है, वो छोड़ के चला जाता है, तो उसमें कोई कानूनी कार्रवाई जल्दी से नहीं कर पाते। तो जो सरकारी डिपार्टमेंट एक जो सरकार के हाथ में होते, कब्जे में होता है, उससे जब मर्जी जो काम करवा लेता है, तो वो प्राइवेटाइजेशन अडानी और अंबानी की घुसपैठ देश में आप लोग देख रहे हैं।
क्योंकि अडानी को अभी बहुत सारे कई सौ एकड़ जमीन दे दी गई कि हथियार की फैक्ट्री आप लगाएं, जबकि अभी हमने एक ऑर्डर ऐसा था एसोर राइफल का था, एसोर राइफल बनानी थी, उसमें अडानी भी भागीदारी, क्योंकि हम लोग जब से नियुक्त हुआ टेंडर में चले गए। पहले हमारा एकाधिकार होता था कि अगर जो आर्मी को, पुलिस को, किसी भी फोर्स को हमने हथियार देने हम देंगे और हम उसे एनओसी दे देंगे तो वो हथियार बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। अब सरकार ने ऐसा कर दिया, हमें भी टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और टेंडर प्रक्रिया में भी ऐसा कर दिया जैम के थ्रू। ये खराब हुआ, ये जैम ने इतना सत्यानाश करा इस देश का, सबसे थर्ड क्वालिटी का सामान जैम की कंपनियां देती हैं। अभी हमने छोटी से मशीन के कार्टेज मंगाए, उसके ड्रम मंगाए, सब डुप्लीकेट। हमने बोला डुप्लीकेट है, चलो साहब हम दूसरा चेंज करके दे देंगे। डुप्लीकेट भूल गया तो ठीक है, कोई बोला तो उसे चेंज कर दिया। तो ये जो है एक देश के बर्बादी की तरफ, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग सब चुप हैं। अगर जो ऑनेस्ट बैंक की प्राइवेटाइजेशन हो रही तो रेलवे चुप है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा तो बैंक चुप है, बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहा तो हमारे डीआरडीओ चुप है, डीआरडीओ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा तो हमारा एमएस चुप है। हमको सबको एक मंच बनाकर इसकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी निगमीकरण की, अपने टीसीसी के प्लेटफॉर्म से, जो भी, क्योंकि डिफेंस का मुझे आदेश तिवारी सर ने दिया था कि आप डिफेंस का अधिवेशन करो। मैं तिवारी सर से लाइजनिंग करके कि हमारे कहाँ का जो भी हमारे वो है उनके सब इकट्ठे करके डिफेंस का हम एक अधिवेशन करेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें रखेंगे और उसमें जो भी निकल कर आएगा वो हम तिवारी सर से आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो उस पर लिख कर उसको आगे सरकार को पेश करें ताकि सरकार थोड़ी बहुत ही जागे। निर्माणियां जो हमारी थी, जब निगमीकरण होने से 2 साल पहले हमने बोला था हमें 30,000 करोड़ का टारगेट आप दो, हम 30,000 करोड़ का टारगेट पूरा करके देंगे। हमने 2020 में हड़तालें करी, 5 दिन की हड़ताल करी, हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी, क्योंकि जो भी हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, सरकारें थी, वो ये हमेशा हमें आश्वासन दिया करती थी कि हम किसी का भी प्राइवेटाइजेशन निगमीकरण कर देंगे लेकिन ऑनेस्ट फैक्ट्री को कभी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इन्होंने मौके पर चौका मारा और जब निगमीकरण का दौर देश में इस कदर था कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे, इन्होंने निगमीकरण की तरफ धकेल दिया गया। क्योंकि आप उस टाइम प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, उससे पहले हम पे एस्मा लगा दी गई कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि बात ट्रेड यूनियन की आती है। ट्रेड यूनियन करना हर क्षेत्र में आज की तारीख में सरकार ने इतना टफ कर दिया है कि आप ट्रेड यूनियन करें तो सरकार के सबसे बड़े दुश्मन है। सरकार ये चाहती है कि ये मेरे विरोध में बोल क्यों रहा है, क्योंकि ट्रेड यूनियन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकार की बात बोलती है, लिखती है और चलती है। बाकी तो सारे जितने और थे पार्टियां थी वो सब सरकार ने अपनी जेब में रख ली है। जिसने थोड़ा बोला ईडी के छापे मार दिए, और मैं छोटा मजदूर हूं, मेरा ईडी का छापा मारेंगे तो किरकिरी सरकार की होगी, क्या एक मजदूर क्या ईडी का छापा मार रहे। तो मैं मजदूर ट्रेड यूनियन का करके ये सरकार के खिलाफ बोलने की और आवाज उठाने के मुझे भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दे रखा है। अगर जो मैं उसके बावजूद भी नहीं बोलूंगा और चुप रहूंगा तो ये मेरा अपने पेशा, जो मेरा ट्रेड यूनियन का पेशा है, उसके खिलाफ होगा। तो मुझे इसके लिए बोलना ही पड़ेगा, चाहे मेरा कितना नुकसान हो जाए। जब तक ट्रेड यूनियन के लीडर अगर जो दबंग नहीं होंगे, डरेंगे, जैसे भी तिवारी सर ने बोला था, हमारे और साथियों ने बोला कि थोड़ा सा ट्रेड यूनियन का टीम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम धरना प्रदर्शन क्या करते थे या हड़तालों की घोषणा कर दिया करते थे, सरकारें घबरा जाती थी। और रात को जब रेडियो का जमाना हुआ करता था, उस टाइम रेडियो में हम भी सुना करते थे हड़ताल खत्म हुई है, कल होनी है। तो हड़ताल पहले ही बुला लिया करती थी मजदूरों को सरकार बात करने के लिए और हड़तालें खत्म कर दिया करती थी। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि सरकारों को कोई मतलब नहीं है किसी से, जो अपना निर्णय है वो थोपना है। नोटबंदी का कौन परेशान हुआ? मजदूर परेशान हुए। जितने बड़े बड़े लीडर थे या नेता थे, पीछे के दरवाजे से उनका सारा पैसा चेंज हो गया। मजदूर लाइनों में लगा, कितने मजदूरों की डेथ हो गई लाइन में लगे हुए, लेकिन नहीं, उनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। तो मजदूरों की लड़ाई हमें बड़ी ईमानदार से आगे जारी रखनी पड़ेगी। और जो प्रस्ताव भी दिया, मैं अध्यक्ष महोदय के पास, हमारे रोहित जी ने पढ़ के दिया, अध्यक्ष महोदय जी के पास छोड़ रहा हूं। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये प्रस्ताव को पास होने के बाद आप आगे बढ़ाएंगे। और जो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा साथियों, हमारा देश जो संविधान से चलता है, संविधान को हम जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर है सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जो अधिकार मांगते नहीं है, अधिकार हमें दिए हुए हैं, हमें अधिकार लागू करवाने हैं। क्योंकि बाबा साहब ने इस टाइम संविधान लिखा था, संविधान सौंप रहे थे,
बोला किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे तो वो सबसे बेकार साबित हो जाएगा। तो आज इन लोगों ने संविधान को बेकार साबित कर दिया। आज संविधान की बात पूरे देश में हुई, सरकार के हमने देखा रीढ़ की हड्डी थोड़ी कमजोर हुई, और आगे भी अगर संविधान की बात चलती रहे और देश में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, यह सरकार का पतन निश्चित है। क्योंकि मुगलों ने इतने साल राज किया, अंग्रेजों ने 150-200 साल राज किया, कांग्रेस ने 60 साल राज किया। जब मोनोपोली शुरू करी और आपने देखा उनकी मोनोपोली शुरू हुई तो उनका पतन हुआ। ऐसी है सरकार जब तक मजदूरों को दबाती रहेगी, कुचलती रहेगी, तो पतन इनका भी निश्चित है। ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम मजदूर वर्ग एक मुट्ठी इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि जब इकट्ठे होने पार्टियां नहीं देती। क्योंकि आज मैं भी मजदूर हूं, कांग्रेस का जो वो है, मैं पीसीसी का सिपाही हूं, मैं भी मजदूर हूं, कांग्रेस की जो अंडर यूनियन है वो उसका मजदूर है, या बीपीएमएस का है, या वामपंथी है, मजदूर सब हैं, लेकिन सब उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हैं। जिस दिन हम मजदूर की विचारधारा से प्रभावित होंगे उस दिन हमारे अधिकार रोकने वाला कोई उस देश में बचेगा नहीं, हमें अपने सारे अधिकार मिलेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।